हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक औरत अपनी जॉब के पहले दिन जा रही थी, एक्साइटेड, हैप्पी और अपने पसंदीदा हिजाब में सजी धजी, लेकिन वो कभी पहुंच नहीं पाई। कुछ घंटे बाद उसकी डेड बॉडी जख्मी और नेकेड एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर लावारिस हालत में मिली। उसके साथ जो हुआ था वो मलेशिया की हिस्ट्री का सबसे हॉरिफिक क्राइम था। ये एक ऐसा मामला है जिसने मलेशिया को हिला के रख दिया। कुछ लोग इसे मलेशिया का निर्भया केस भी कहते हैं। निर्भया केस जो हमारे देश में 2012 में हुआ था, लेकिन जिस केस की मैं आज बात कर रहा हूँ वो केस मलेशिया में 2000 में हुआ था, यानी कि निर्भया केस से काफ़ी पहले। इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। ये नूर फुजैली मुख्तर का मामला है। 7 अक्टूबर 2000 की बात है। मलेशिया के सांगलोर में एक बस शांत जगह पर खड़ी हुई थी। ज़्यादातर लोगों को किसी भी आम दिन जैसा ही लग रहा था, लेकिन सड़क पर 4 लोगों ने बहुत ही डिस्टर्बिंग देखा। उस बस के अंदर खिड़की से उन्होंने एक औरत को देखा जो हाफ नेकेड, डरी हुई थी, स्ट्रगल कर रही थी, क्लियरली डेंजरस सिचुएशन में थी। वो हेल्प पाने की कोशिश कर रही थी। इमीडिएटली वो चारों एक्शन में आ गए। उनमें से एक, जिसका नाम था डेवॉन, उस टाइम पर उसकी एज केवल 18 साल थी। उसने अपनी साइकिल ली और तेजी से साइकिल चलाने लगा बस की ओर। एक दूसरा आदमी जो बाइक पर था, बाकी 2 बुजुर्ग थे, एक 50 साल का और आखिरी एक लोकल ड्राइविंग स्कूल का इंस्ट्रक्टर। जैसे ही वो बस का पीछा कर रहे थे, उन्होंने ड्राइवर को उन पर चिल्लाते हुए कि उसका पीछा बंद करो, उसे अकेला छोड़ दो। लेकिन उन 4 लोगों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वो चलते रहे। क्योंकि ये कहानी मलेशिया की है, वहाँ की जगह के नाम हमारी लैंग्वेज में कुछ डिफरेंट प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोलता हूँ। वो चारों लोग तमम लियोंग से होते हुए बस का पीछा करते हुए फिर जालान संभाव की ओर मुड़ गए। एक टाइम पर ड्राइवर ने गाड़ी को एब्रप्टली पीछे कर दिया, फिर तेजी से तम चिलों की ओर वापस चला गया और अंत में आखिरकार बस एक सुनसान इलाके में गायब हो गई। उन चारों लोगों के ग्रुप की नज़रों से अब बस गायब हो चुकी थी। उसी दोपहर वहां से आने जाने वाले एक आदमी ने एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास हॉरिफाइंग चीज देखी। वहां मिट्टी में एक औरत की नेकेड डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर ब्रूटैलिटी करी गई थी। बाद में पोस्टमार्टम में 44 अलग अलग चोटों के निशान सामने आए। उसकी गर्दन टूटी हुई थी। उसके गले के चारों ओर लंबे गहरे निशान थे, गला घोटने के साफ निशान। उसके जेनिटल और एनल दोनों जगहों पर सीमेन भी मिला था। एविडेंस से ये क्लियर था कि उसका यौन उत्पीड़न करा गया है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। आखिरकार पुलिस उसकी पहचान करने में कामयाब होती है। उसका नाम था नूर फुजैली मुख्तर। वो सिर्फ 24 साल की थी। तो नूर कौन थी? वो इतनी भयानक सिचुएशन में कैसे पहुंच गई और कौन आदमी इसके पीछे था? लेकिन पहले नूर की जिंदगी पर नजर डालते हैं। उसका नाम नूर फुजैली मुख्तर था। वो कांगर प्लेस में पैदा हुई थी। 4 भाई बहनों में तीसरी और परिवार की इकलौती बेटी थी। जाहिर है हर कोई इसे बहुत प्यार करता था। माता पिता 72 साल के मुख्तर इब्राहिम और उसकी 68 साल की माँ, दोनों ने नूर को बहुत अच्छे से पाला पोसा था और उसके ड्रीम्स और स्टडी करने के लिए पूरा सपोर्ट किया। नूर टाइम बर्बाद करने वालों में से नहीं थी। वो फोकस्ड थी, एम्बिशियस लड़की थी। वो एक कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती थी। उसके गालों पर डिंपल पड़ते थे, क्यूट सी स्माइल और साइंस में उसकी दिलचस्पी। साइंस उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। कड़ी मेहनत रंग लाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। नूर को यूनाइटेड किंगडम यूके के डेमोंट फोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, जहां पर उसने
कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन की। शी वॉज वेरी नाइस एंड फ्रेंडली। वहाँ पर लोग उसके दोस्त उसे सूजी कहते थे। और इतनी मेहनत के बाद नूर को आखिरकार अपने सपनों की नौकरी मिली गई। उसे क्लैंग के मेडिकल सेंटर में कंप्यूटर इंजीनियर के तौर पर काम करने का ऑफर मिला था। वो इतनी एक्साइटेड थी कि अपने फर्स्ट डे से एक रात पहले सो ही नहीं पाई। उसे रात भर नींद ही नहीं आई। उसके माता पिता और भाई भी उतने ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो एक छोटी सी बच्ची जिसने अपने सपनों के पीछे सालों बिताए थे, आखिरकार वो उन्हें साकार करने जा रही थी। वो दिन था 7 अक्टूबर 2000। नूर जल्दी उठी, अपनी सुबह की नमाज पढ़ी और कपड़े पहनने से पहले कुछ काम निपटाए। उसने अपना पसंदीदा हिजाब पहना था और साथ में एक सिंपल सा टॉप और एक स्कर्ट को चुना। एक नए चैप्टर में कदम रखने के लिए तैयार। सुबह लगभग 7:30 बजे नूर कुंगबू में स्थित अपने घर से वर्क प्लेस की ओर चल पड़ी। ये ज़्यादा दूर नहीं था, बस एक छोटी सी बस राइड और उसके बाद थोड़ा सा पैदल रास्ता। कई और लोगों की तरह वो एक्सप्रेस 11 बस, जिसका नंबर था WE4256, ये एक मिनी बस थी। वो उस बस में चढ़ती है जो कि कुआलालंपुर से पोर्ट क्लैंग के रूट पर चलती थी। और पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। बस में दूसरे लोग भी सफ़र कर रहे थे। बस अपने नॉर्मल स्टॉप से लोगों को चढ़ाती और उतारती हुई चल रही थी। टाइम के साथ लोग धीरे धीरे उतरते चले गए और अंत में केवल 2 लोग ही बचे, नूर और एक बांग्लादेशी आदमी। फिर कुछ देर बाद वो बांग्लादेशी आदमी भी उतर गया। अब नूर बस में अकेली थी, चुपचाप बैठी थी, अपने फ़ोन पर स्क्रॉल कर रही थी। शायद उसे अपने पहले दिन के बारे में ख्यालात आ रहे होंगे। एक्साइटेड लेकिन थोड़ी घबराई हुई थी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी एक खतरनाक टर्न लेने वाली है, क्योंकि बस चलाने वाला आदमी मोहम्मद हनीफ अब्दुल रमन उसे देख रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता और अपने होठों को काटता, रूखेपन या आदत से नहीं, बल्कि अपने अंदर उठ रही किसी चीज को दबाने के लिए। वासना को दबाने के लिए वो अपने होंठ काट रहा था। ये एक नज़र से शुरू हुई, फिर एक गंदा ख्याल उसके मन में आया, फिर कुछ और गहरा। उसने नूर को ऐसे घूरा जैसे कि वो अब एक पैसेंजर नहीं है, वो एक शिकार है। मेडिकल सेंटर पर रुकने के बजाय जहाँ पर नूर को उतरना था, उसने रास्ता बदल दिया। बस कॉमन रास्ते से हट करके जालान बुकिंगटिंगी की ओर मुड़ गई, जो एक शांत और सुनसान सड़क थी। पहले तो नूर ने नोटिस नहीं किया, शायद उसने सोचा होगा कि ट्रैफिक की वजह से रास्ता बदल गया है, लेकिन जल्द ही अनजान रास्तों ने उसे बेचैन कर दिया। कुछ ठीक नहीं था। उसने शांत रहने की कोशिश की, शायद कोई वजह रही होगी, लेकिन जब उसकी नज़र रियर व्यू मिरर पर ड्राइवर से मिली तो उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। ड्राइवर की नज़रें नॉर्मल नहीं थी, वो वॉयलेंट थी। वो अपनी सीट से उठी और नॉर्मल होने का एक्ट करने लगी। वो नीचे उतरना चाहती थी। वो पसीने से भीग चुकी थी। शायद उसका दिल भी बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाती, हनाफी ने एकदम से अचानक बस को रोका। उसने इंतजार नहीं किया। वो खाली बस और सड़क के सुनसान होने का फायदा उठाते हुए नूर पर झपटा, और उस पल नूर को लग गया था कि वो आज काम पर नहीं पहुंच पाएगी। उसके सपनों की नौकरी, उसका पहला दिन, वो सब कुछ जिसके लिए उसने मेहनत की थी, अचानक छूट रहा था। नूर ने चीखने की कोशिश की। उसने जितनी जोर हो सके मदद के लिए चिल्लाया। उसकी आवाज खाली बस में गूंज रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए वहां नहीं था। ड्राइवर हनाफी उसकी चीखों से चौंक गया, उस पर झपटा, उसके शरीर को टच करना शुरू कर दिया। नूर ने अपोज किया। उसने खिड़कियों पर अपनी मुट्ठी पटकी, उम्मीद करते हुए कि शायद उसे कोई देख ले कि अंदर क्या हो रहा है। हनाफी ने उसे पीटा, उसे चुप कराने के लिए उसे नीचे गिरा दिया। उसके बाद जो हुआ उसमें बस कुछ मिनट ही लगे, लेकिन नूर के लिए ये घंटों जैसा लगा होगा। एक एंडलेस नाइटमेयर।
ये सब एक ऐसी जगह चल रहा था जो सुरक्षित मानी जाती थी, एक पब्लिक बस में। फिर आखिरकार किसी ने उसे देख लिया जब नूर अभी भी बस के अंदर स्ट्रगल कर रही थी। हनाफी ने उसकी लॉन्ग स्लीव वाली टॉप को उतारना शुरू कर दिया, उसके कपड़े उतार दिए। नूर खिड़की पर हाथ मार रही थी। ये वेस्ट नहीं गया, 4 लोग उसे उसी टाइम जो सड़क से गुजर रहे थे, उन चारों लोगों ने उसको देखा। उन्होंने ये देखा बस के अंदर एक टॉपलेस औरत हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। उसके हाथ बेतहासा शीशे पर पड़ रहे थे। उसमें एक डेवॉन था जिसकी एज 18 साल की थी। वो अपनी ट्यूशन क्लास के लिए साइकिल से जा रहा था। उसने क्लैंग के लुरोंग बागा के किनारे एक बस को अजीब तरीके से खड़े हुए देखा था और उसमें कुछ ठीक नहीं था। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, अंदर का डरावना सीन क्लियर हो गया। डेवॉन ड्राइवर को देखने के लिए काफी करीब चला गया था। एक आदमी अपनी पैंट को ऊपर करते हुए ड्राइवर की सीट की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही हनाफी ने उसे देखा, ड्राइवर हनाफी ने जैसे ही डेवॉन को देखा, उसने बस को अचानक से पीछे कर दिया। फिर तेजी से गाड़ी चला करके तम्मम चिलोंग गोल चक्कर की ओर वापस चला गया। डेवॉन वहां पर अकेला नहीं था, 3 लोग और जल्दी ही पीछा करने लगे। एक आदमी मोटरसाइकिल पर था, दूसरा 50 साल का और एक ड्राइविंग स्कूल का इंस्ट्रक्टर। उन सभी लोगों को समझ में आ गया था कि वहां पर क्या हो रहा था और वो क्या देख रहे हैं। चारों आदमियों ने पीछा किया, लेकिन बस जल्दी ही गायब हो चुकी थी। आखिर वो चारों लोग उस बस को खो बैठे। हनाफी तब तक नहीं रुका जब तक वो एक सुनसान इलाके में नहीं पहुंच गया। वहां आसपास कोई ना होने पर उसने अपने अंदर के जानवर को निकाल दिया। उसने नूर के साथ फिर से गलत काम किया। उस दौरान उसके साथ अननेचुरल सेक्स किया। वो पूरे टाइम लड़ती रही, रोती रही, चीखती रही और मदद की भीख मांगती रही। लेकिन एक शांत खाली इलाके में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। वो अकेली थी, लगभग 2 गुने साइज के एक आदमी के साथ फंसी हुई थी, जो उसे एक इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक इस्तेमाल करने वाली चीज के रूप में देख रहा था। बार बार हमलों के बाद भी नूर ने विरोध जारी रखा। इसलिए हनाफी ने उसी हिजाब को पकड़ा जिसे उसने गर्भ से पहना था और उसे नूर के गले में लपेट दिया। उसने उसका गला घोट दिया और साथ ही उसका सेक्सुअल असॉल्ट भी किया। नूर अंत तक लड़ती रही, लेकिन उसकी ताकत हनाफी के सामने कुछ भी नहीं थी। जैसे ही उसने गले में कपड़ा कसा, एक आवाज हुई, गर्दन टूटने की आवाज, और बस यूं ही नूर मुख्तार चली गई। जब हनाफी को यकीन हो गया कि वो मर चुकी है, तो हनाफी उसकी लाश को घसीटकर दरवाजे तक ले गया। उसे खोला और उसकी नंगी लाश को बस के बाहर फेंक दिया। उसने एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट के पास उस लाश को कूड़े की तरह फेंक दिया था। फिर वो चला गया, उसे अकेला और टूटा हुआ छोड़ करके। नूर की लाश के चेहरे पर आंसू अभी भी गीले थे। उसी दोपहर एक वहां से आने जाने वाले आदमी ने नूर को देखा। पहले तो वो समझ नहीं पाया कि वो क्या देख रहा है। वहां एक महिला नंगी पड़ी हुई थी जो चोटों से लथपथ थी। उसकी गर्दन पर अभी भी एक हिजाब कस करके बंधा हुआ था। उसका एक जूता अभी भी उसके पैर से चिपका हुआ था। वो रुका, देखा और उसने अपने सामने मौजूद भयानक सीन को समझने की कोशिश की और फिर उसने पुलिस को फोन किया। तुरंत एक रिपोर्ट दर्ज करी गई। रिपोर्ट होने के कुछ देर बाद ही पुलिस उस जगह पर पहुंच चुकी थी। नूर के शरीर के पास उन्हें एक लंबी स्लीव का टॉप और स्कर्ट मिला, वही कपड़े जो उसने हमले से पहले पहने थे। कोई बैग नहीं था, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था जिससे तुरंत पता चल सके कि वो लाश किसकी है। पोस्टमार्टम में जो आया वो बेहद चौंकाने वाला था। मौत का कारण गला घोटना और सिर पर गंभीर चोट थी। नूर को 44 अलग अलग चोटें आई थी, जिनमें गर्दन का टूटना भी शामिल था, जो उस वायलेंस का क्लियर प्रूफ था जो उसने झेला था। डॉक्टर को उसके फीमेल ऑर्गन और पीछे के हिस्से दोनों जगहों पर फीमेल मिला था और मेल डीएनए के एविडेंस मिले थे, जिससे ये क्लियर था कि उसकी मौत से पहले उसके साथ गलत काम और अननेचुरल असॉल्ट किया गया था। इस बीच जांच आगे बढ़ती है।
पुलिस ने उन चश्मदीदों का पता लगाना शुरू कर दिया जिन्होंने उस सुबह नूर को बस में देखा था। जिन 4 लोगों ने बस का पीछा किया उनमें डेवन भी शामिल था। वो बस के रास्ते को फिर से बनाने में कामयाब रहा। टुकड़ों में पुलिस ने उन निशानों का पीछा किया जब तक उन्हें गाड़ी चलाने वाले आदमी की पहचान नहीं मिल गई। उसका नाम था मोहम्मद हनाफी, और जब उसका नाम पब्लिक हुआ तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि आखिर ये आदमी है कौन। क्या वो किसी को जानता था? क्या ये अचानक हुआ था या प्री प्लान था? बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन फिर एक और धमाका हुआ। ना ही नूर हनाफी की पहली शिकार थी। हत्या के टाइम हनाफी 34 साल का था। मूल रूप से बिंगई क्लिंटन का रहने वाला था। वो 8 भाई बहनों में 7वें नंबर का था और बाग में रह रहा था। 4थी बार शादी कर चुका था और उसकी पिछली 3 शादियों से उसकी 3 बेटियां थीं। बाहर से लोगों को वो एक बदकिस्मत आदमी नजर आता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे ये अलग कहानी थी। पुलिस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हनाफी का वायलेंट क्राइम्स, खासकर सेक्सुअल असॉल्ट की हिस्ट्री रही थी। 1988 में उसने अपनी एक्स वाइफ के साथ गलत काम किया था, जिसके लिए उसे सजा भी हुई थी, लेकिन और भी बहुत कुछ था। 1994 और 1996 में उसे डकैती, चोरी करने और नुकसान पहुंचाने के अपराध में दोषी ठहराया गया था। उसने 30 महीने जेल में भी काटे थे। लोगों को लगा था कि शायद जेल की सजा उसे बदल देगी, शायद वो आखिरकार जिंदगी को सीरियसली लेने लगेगा, और कुछ टाइम तक लोगों को ऐसा लगा भी। वो एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाता रहा और स्टेबल काम तलाशने के लिए। आखिरकार उसे बस ड्राइवर की नौकरी मिल गई, लेकिन डिस्टर्ब करने वाली बात यह है कि उसने जब ये क्राइम अंजाम दिया था उसे बस की नौकरी करते हुए केवल 10 दिन हुए थे। वो बिल्कुल भी नहीं बदला था। नूर की डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने उस सुबह इस्तेमाल की गई बस का पता लगाया और कंफर्म किया कि हनाफी ही ड्राइवर था। पुलिस ने हनाफी को एक बस टर्मिनल से 3 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसी टाइम पुलिस अभी भी डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए काम कर रही थी। बैग या आइडेंटिटी कार्ड के बिना उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने हनाफी को पकड़ा। उन्होंने उससे पूछा कि वो उस औरत के बारे में क्या जानता है, उसका सामान कहाँ पर है, उसकी पहचान की मदद करने के लिए कोई और भी चीज़ है क्या। कुछ घंटों की पूछताछ करने के बाद हनाफी ने पुलिस को कुछ बताया। 5 घंटे बाद वो पुलिस को नॉर्थ कोंग के एक टर्मिनल पर ले जाने के लिए तैयार हो गया। वो वहाँ से पुलिस को एक बिल्कुल एकांत सी जगह पर लेके गया जहाँ पर ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते थे। वहाँ उसने एक नाले की ओर इशारा किया। नाले के अंदर पुलिस को वो चीज़ मिली जो उसने वहाँ पर फेंकी थी, एक हैंडबैग। अंदर मेकअप का सामान, निजी सामान और सबसे ज़रूरी आइडेंटिटी प्रूफ थे। अब ये ऑफिशियल हो गया था कि जिस महिला के साथ ये हीनियस क्राइम किया गया है उसका गला घोट करके हत्या की गई है और कंस्ट्रक्शन साइट पर फेंक दिया गया। वो 24 साल की नूर मुख्तार थी। नूर की शिनाख्त के बाद उसकी डेड बॉडी फैमिली को सौंप दी गई। उसके माता पिता, उसके भाई बहन, परिवार के सभी सदस्य टूट चुके थे। उसकी वापसी वैसी नहीं हुई थी जैसे किसी ने भी कल्पना की होगी। वो बेटी जो अपनी ड्रीम जॉब शुरू करने गई थी, अब उसे दफनाया जा रहा था। एक लड़की जिसने सब कुछ सही किया था, लेकिन फिर भी एक बहुत ही गलत चीज़ का शिकार हो गई। इसी बीच पुलिस हनाफी को अदालत में पेश करती है। पहला मुकदमा 1 नवंबर 2000 को तय किया गया था। गवाहों को बयान देने के लिए बुलाया गया। जिन आदमियों ने बस का पीछा किया गया था उनको बुलाया गया, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया गया और भी कई लोगों को इन्वेस्टिगेशन से जोड़ा गया था। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान हनाफी ने कबूल किया था कि उसने नूर के साथ गलत काम किया है, क्योंकि वो उसकी क्यूट स्माइल देख करके अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया। समझो, नूर ने कुछ भी नहीं किया था। वो बस में चढ़ी, चुपचाप बैठी, मुस्कुराई, शायद आउट ऑफ कर्टेसी, और इसीलिए उस आदमी ने, हनाफी ने तय कर लिया उसे अपना बना लेना है। हनाफी के कबूलनामे और सबूत के आधार पर, जो उस टाइम पर 34 साल का था, उस पर बलात्कार और हत्या दोनों का आरोप लगाया गया। उस टाइम मलेशिया कानून के तहत हत्या के लिए मौत की सजा थी
और बलात्कार के लिए 20 साल तक की जेल हो सकती थी। उसके वकीलों ने उसे बेगुनाह बनाने के लिए ये दावा किया कि उसने हत्या नहीं की। अदालत में कार्रवाई स्टार्ट होती है, बहुत सारे एविडेंस दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा गंदी फॉरेंसिक डीएनए रिपोर्ट थी। नूर के शरीर में बरामद किए गए सीमेन हनाफी के डीएनए से बिल्कुल मेल खाते थे। इसमें कोई शक नहीं था कि वो हनाफी ही था। दरअसल सबूत इतने स्ट्रांग थे कि एक बार हनाफी के वकीलों ने भी सोचा इस केस से हटने के लिए। सारे सबूतों को रखने के बावजूद भी वो अदालत में इनकार करता रहा। उसने दावा किया कि उसने कभी नूर के साथ गलत काम नहीं किया या फिर उसकी हत्या नहीं की। उसने बस ये एडमिट किया था कि वो उस मिनी बस का ड्राइवर था और उस बस में नूर चढ़ी थी, और उसने कई बार जोर दे करके कहा था कि नूर अपने स्टॉप से पहले ही उतर गई थी। उसने ये भी बोला कि नूर उस बस में आखिरी औरत नहीं थी। नूर के उतर जाने के बाद भी एक और आदमी था। जब वो उस आदमी से बात कर रहा था तो उसने डेवोन की साइकिल पर टक्कर मार दी थी। डेवोन वही था जो 18 साल का था और बस का पीछा कर रहा था। हनाफी ने बोला कि उसकी बस के पीछे 4 लोग पीछा कर रहे थे और उनके हाथों में लोहे की रॉड थी और लाठियां थी। वो बस को इसलिए भगा रहा था कि उसे अपनी जान का डर था। हालांकि ये बात बिल्कुल थी कि उसके पास इन सब बातों को प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस नहीं था। अदालत में कई बार दिल दहलाने वाला पल भी आता है। सजा सुनाए जाने से पहले हनाफी को पुलिस हाई कोर्ट की लिफ्ट से ले जा रही थी। उस लिफ्ट में नूर का भाई भी खड़ा था। नूर के भाई ने हनाफी की आंखों में देखा। एक टूटे हुए भाई की चीख निकली। उसने चिल्लाया, तुमने मेरी बहन को मार डाला है ना? क्यों? तुमने उसे क्यों मारा? उसकी आवाज में डर था और बोझ था जो उस लिफ्ट में खड़ा हुआ हर इंसान महसूस कर सकता था। गार्ड, कानूनी कर्मचारी, वहां खड़े सभी लोग उसकी आवाज के दर्द को सुन सकते थे। लेकिन हनाफी, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस वहां खड़ा मुस्कुराता रहा, चारों तरफ हथकड़ी लगी हुई के बावजूद भी और अपनी मौत को पास आते हुए देखते हुए भी। उसके बावजूद भी हनाफी ने सीधे नूर के भाई की आंखों में देखा और मुस्कुराया। फिर मानो उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने कभी ऐसा नहीं किया मिस्टर। उस लिफ्ट की हवा थम गई। उसके चेहरे पर कोई भी गिल्ट नहीं था, कोई भी पछतावा नहीं था, कोई डर नहीं, बस इनकार और एक मुस्कान दिखाई पड़ रही थी। लोग उसकी बातों पर नहीं, उसके कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, जिस कॉन्फिडेंस ने उसने ये बात कही थी। मौत का सामना कर रहा एक आदमी इतनी आसानी से उस बात को कैसे नकार सकता है? हनाफी की सजा के बारे में जैसे ही न्यूज आती है, लोगों को हनाफी के बारे में और भी जानकारी मिलने लगी। जिस दिन हनाफी गलत काम कर रहा था, हत्या कर रहा था, उसी दिन उसकी चौथी पत्नी को लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन बच्चा टाइम से पहले पैदा हुआ था और जन्म के कुछ देर बाद ही मर गया। जब उसका नवजात बेटा आखिरी सांसें ले रहा था, उस टाइम हनाफी एक मासूम लड़की के साथ में गलत काम कर रहा था, उसे मार रहा था। हनाफी की पुरानी 3 पत्नियों से भी 3 बेटियां थीं। लोग पूछ रहे थे कि जिसकी बेटियां हों, वो आदमी किसी और की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसके मन में क्या चल रहा होगा जब उसने एक निर्दोष औरत पर हमला किया, गलत काम किया और हत्या करने का फैसला किया, जबकि वो जानता था कि एक पिता होने का मतलब क्या होता है। कब तक एक औरत को अपनी मुस्कान, अपने कपड़ों या अपनी सिर्फ मौजूदगी के लिए ही सजा मिलती रहेगी? नूर अब नहीं है, लेकिन उसकी कहानी आज भी एक सख्त चेतावनी देती है कि समाज तब तक सुरक्षित नहीं होगा जब तक हर औरत का ना सुनना हर मर्द सीख नहीं लेता। अगर इस केस ने आपको झकझोर दिया है तो नूर की याद में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई और नूर कभी इस अंधेरे का शिकार ना बने। और हाँ, आज 7 अक्टूबर है। जिस दिन मैं नूर का ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसी दिन सन 2000 में नूर के साथ गलत काम हुआ था, उसकी हत्या हुई थी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।